कोई दीवाना कहता है भी क्या पहले प्यार की देन है? नहीं, फिर क्या हुआ कि जब वो मेटलाइज नहीं हो पाया, जैसा कि होता है वर्ग संघर्ष और तमाम चीज़ें, कस्बाई षड्यंत्र, परिवारों की अलग अलग स्टेटस, मेंटलिटी, तो हो नहीं पाया। तो फिर बड़ा डिप्रेशन का टाइम रहा, 2-3 वर्ष बहुत डिप्रेशन का टाइम रहा। बट उसने भी बड़ा फ़ायदा दिया, उसने मुझे पढ़ने पर बहुत प्रेरित किया। ये वो वक्त है जब मैं पहली नौकरी करने के लिए श्रीगंगानगर ज़िले में पीलीबंगा गया, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर। मतलब शाम को चलता था मैं 4 बजे घर से पिलखवे से, और अगले दिन सुबह 8 बजे मैं कॉलेज पहुंचता था पढ़ाने के लिए। 2200 रुपये सैलरी थी, 2293। तो यहाँ से मैं मोरी गेट जाता था 2-3 घंटे में पिलखवे से। मोरी गेट से फिर मैं बस पकड़ता था अजमेर की या जयपुर की, सिंधी कैंप की। सिंधी कैंप से एक बस मिलती थी जहाजपुर या केकड़ी की, टोंक देवली होती हुई, और वहाँ से एक दूसरी बस मिलती थी शाहपुरा की। फिर मैं शाहपुरा पहुँचता था पढ़ाने के लिए और वहाँ रहता था। तो मैं लौटता नहीं था घर, होली दिवाली भी बहुत इसरार करने पड़ते थे। वहीं से कवि सम्मेलन थोड़े बहुत जो मिल गए, तो उस दौरान मैंने पढ़ा बहुत, क्योंकि फिर एक डिप्रेशन का टाइम आ गया। फिर लगने लगा कि क्या जीवन है, बेकार है। तो तब ऐसे 2-1 साल बीते। उसका शेर है मीर का कि तुम मेरे पास होते हो गोया फिर कोई दूसरा नहीं होता। तो वो कोई और आदमी होता है। और मैंने खुद को कई बार अनुभव किया है, स्वयं को मंच पे बोलते समय, बाद में खुद को देख के कि ये मैं नहीं ये था, आप, हाँ, ये मैंने कोई और आदमी है ये जो आदमी गया है। और बीच में तो 2007 में और 8 में ये होने लगा था। मैंने बाकायदा न्यूरोलॉजी जो सर्जन है उसको दिखाया खुद को, क्योंकि कई कवि सम्मेलनों में मैंने खुद को कविता पढ़ते देखा अलग खड़े होके। उनमें से एक कवि सम्मेलन, 2 कवि सम्मेलन मुझे विशेष रूप से स्मरण है। एक कवि सम्मेलन होता है वर्ष प्रतिपदा पर, हिंदू नववर्ष पर भोपाल में। उसमें वो चौक पर लगभग 70-80 हज़ार 1 लाख आदमी खड़ा रहता है। तो उसमें मैं पढ़ रहा था, खूब ठहाके लग रहे थे, खूब तालियां बज रही थी, खूब कुछ हो रहा था। और मैंने बाकायदा खुद को खड़े हुए देखा कि मैं कविता पढ़ रहा हूँ, और सब तरफ सन्नाटा है, बस एक्शंस दिखाई दे रहे हैं और लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, और मैं खुद को यूँ खड़े होकर देख रहा था। तो ये मेरे साथ कई बार हुआ, 2-3 बार हुआ। तो फिर मुझे लगा कि ये कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, दिमागी खलल है ये कुछ। तो फिर मैं गया डॉक्टर को दिखाने के लिए, सीटी स्कैन हुआ, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर मैं जाता था ऋषिकेश से आगे वशिष्ठ गुफा है, वहाँ एक बार ध्यान करने, वहाँ मैं गया। वहाँ मुझको एक साधु मिले थे। 3-4 दिन जब मैं रहा तो उन्होंने मुझसे पूछा तीसरे दिन कि कल चले जाओगे, पूछो क्यों बेचैन हो। तो मैंने कहा इनको ये भी पता है। तो मैंने उनसे पूछी 2 बातें, 2 मुझे परेशान कर रही थी। दोनों बातों के उत्तर उन्होंने दे दिए। उसके बाद सब सही हो गया। ये तो उन्होंने कहा कि ये तो अनहद है और इसको बढ़ा लो, ये तो अभी 2-3 मिनट का है, 10-15 सेकंड का है, इसको जीवन कर लो पूरा, फिर देखो क्या हो जाओगे। तो मैंने कहा फिर क्या होगा। बोले फिर ये सब, ये घर परिवार ये सब छूट जाएगा, इसका कुछ पता नहीं, फिर कहीं भी खड़े होकर गाओगे। तो मैंने कहा तो बहुत मुश्किल काम है, खतरनाक है। अब जितना होता है, मतलब जितनी लौ लगती है, लेकिन तब तो मैंने खूब देखा था खुद को उस जमाने में। तो आनंद आर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग में तमाम नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, देश का नाम रोशन कर चुके हैं। पर जानते हैं इससे भी खास बात क्या है? आनंद ने कामयाबी व्हीलचेयर पर बैठकर हासिल की है। जी हां, आनंद का आधा शरीर पैरालाइज्ड है। 14 साल की मुझे उम्र में बॉडी बिल्डिंग स्टॉप करनी पड़ी, क्योंकि लोअर स्पाइन में कैंसर था और एक्सरसाइज में कर नहीं पाता था, वेट उठाता तो पेन होती थी। सोचिए उस बच्चे की स्थिति जो 13 साल की छोटी सी उम्र में अपनी जिंदगी को लेकर बड़े बड़े सपने देखता हो और एक झटके में वो सारे सपने टूट जाएं। ऊंची उड़ान भरने की चाह रखने वाला बच्चा बिस्तर से बंध जाए और मजबूत शरीर के लिए पहला अवार्ड जीतने वाले का आधा शरीर काम करना ही बंद कर दे। कोई भी इंसान इन हालातों में निराशा और डिप्रेशन से घिर जाएगा, और यही हुआ आनंद के साथ भी। उन 3 सालों में एवरी नाइट आई क्राइड एंड आई प्रे टू गॉड। मैं खुश दिखाता था कि लोगों को कि मैं बहुत खुश हूँ, बट ऐसा था नहीं कुछ कि एवरी नाइट आई क्राई टू
ऑन मी, ऑन माई कंडीशन, और बस ऐसे से ही था, जी रहा था जैसे कि एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है घर पे, उसको खाना दे दो, है ना, बस ऐसे ही था, कुछ था नहीं। तो उसको मतलब कि एक्सेप्ट करना कि मैं अब व्हीलचेयर पर्सन हूँ, वो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो मैं 3 साल में ऐसे ही डिप्रेशन में ही था। मेरे डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट जो मेरे को बहुत करेज करते थे। मैं अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको थैंक्स करता हूँ कि जो मेरे को लेने आते थे। अब आज उनकी शादियाँ हो गई हैं, उनके बच्चे भी हो गए हैं, तो बट उस टाइम पे वो मेरे को अपना टाइम निकाल के लेने आते थे, मेरे को पूरा टेक केयर करते थे, जिम से लेके घर तक। तो मेरे को तब मेरे माइंड में आया कि मेरे को यही करना है। तो मेरा फोकस जितना भी था, जितना डिप्रेशन वगैरह था, मैंने वो छोड़ के मैंने कहा अब मुझे ये करना है, बस दैट्स इट। डिप्रेशन ओवरपावर मी सो लॉन्ग। मैं खुद को छुपा रही थी, रोती रहती थी और अपने बेड को देखती, क्या यही एक जगह बची है मेरे लिए। ये कहानी है डिप्रेशन से जीतने की। When I came to know कि मेरा स्पाइन इंजर्ड हो गया और मैं अब चल नहीं पाऊंगी, तो ऐसा लगा कि शायद अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये कहानी है डिसेबिलिटी को हराने की। ये कहानी है व्हीलचेयर पर बैठकर सपनों को उड़ान देने की। ये कहानी है एक व्हीलचेयर बास्केटबॉलर इंशा बशीर की। डिप्रेशन कितने वक्त झेला आपने? 8 साल तक मैं डिप्रेशन में रही। छोटी छोटी चीज़ें हर्ट करती, कोई अच्छी चीज़ आती थी घर में तो मैं कहती ये मैं पहनूं, मैं डिज़र्व करती हूँ पहनने के लिए। मैं मिरर के सामने जाती थी तो मुझे अजीब लग रहा था और मैं इस व्हीलचेयर से नफरत करती थी। मैं मम्मा को बोलती प्लीज़ इसको अवे रखो, मैं ठीक हो जाऊंगी मम्मा, ये तो क्या हुआ, लग गई है ऊपर वाले तक। हाँ, ऊपर वाले तक सब कुछ है, लेकिन जो होता है एक्सेप्ट करना चाहिए। बट दैट टाइम आई वाज नॉट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ एंड डिप्रेशन ओवरपावर मी सो लॉन्ग। एंड उस डिप्रेशन में मेरे घर वाले भी सफ़र कर रहे थे, खासकर मेरे अबू। कभी ऐसा भी हुआ उस समय कि ऐसा लगा कि अपनी जान दे दूँ? I was like, Abu, why are talking people like this? Should I end myself? खाना छोड़ना, मम्मा पापा पे गुस्सा, भाई पे गुस्सा, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेना और गुस्सा, बात मत करो मेरे साथ, मुझे कहीं नहीं जाना है। एट दैट टाइम डिप्रेशन का ये लेवल था, आई डिसाइडेड कि मैं खुद को ख़त्म करूँगी। रोती रहती थी और अपने बेड को देखती, क्या यही एक जगह बची है मेरे लिए। और मेरे पहले बचपन से ही बहुत बड़े ख्वाब थे कि एंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैड दैट स्पोर्ट्स वुमन स्पिरिट कि मुझे कुछ करना है। मैं क्रिकेट खेल रही थी और मैं अबू से क्वेश्चन नहीं करती, अबू मैं इंटरनेशनल प्लेयर बन गई तो आप मुझे जाने दोगे, क्योंकि बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वो क्यों नहीं। तो फिर जब वो चीज़ें आ रही, वो सब ख्वाब थे कि ऐसा करूँगी वो करूँगी, हर्ट कर रहा था इनसाइड। और लोग जब किसी के साथ कुछ होता है ना, हर कोई हमारे साथ पॉजिटिव नहीं रहता है। तो लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि अरे ये तब एक्सीडेंट में मरी होती, क्योंकि इसकी फैमिली को भी ऐसे सफ़र करना। नो डाउट मेरे फैमिली ने बहुत सफ़र करा, मुझे पता है उन्होंने क्या क्या किया मेरे लिए, सब ने सपोर्ट किया। बट कहीं ना कहीं जब तक ना मैंने खुद में वो विल पावर नहीं जाया, तब तक कुछ भी वर्क नहीं करता था। जब दिल भी सोचने लगे तो डिप्रेशन है। रूह में भी दाग लग जाता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। योर माइंड ओवरपावर्स योर हार्ट व्हेन यू आर डिप्रेस्ड। प्रॉब्लम ये है कि 50 से 60% लोगों को जो डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि उनको डिप्रेशन है। जो तन लागे वो तन जाने। आप शब्दों में डिप्रेशन को बयां कर ही नहीं सकते। आप किसी को समझाने बैठिए, ना तो आपके पास शब्द होंगे, ना उनके पास समझने की ताकत होगी। कोई शख्स अगर डिप्रेशन से गुजर रहा हो और उसके परिवार वाले या उसके आसपास उसके दोस्त नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे सब लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कोई भी अगर डिप्रेशन से गुजर रहा है, कोई भी अगर आपको दीवार पे ऐसे झांकता हुआ दिख रहा है, स्टेयर करता दिख रहा है या नॉर्मल आपको नहीं दिख रहा है, अगर आप उसके हितैषी हैं, अगर आप उसके वेलविशर हैं, प्लीज डॉक्टर के पास लेके जाइए। ये आया है सिर्फ जाने के लिए, ये जाएगा। हर फेज आता ही जाने के लिए। और आपको कोई आप अंदर घुट के मत बैठिए, आप अकेले नहीं हैं। 50% ऑफ लोगों को ये है। आपको कम से कम पता तो चल गया कि आपको है, तो फील ब्लेस्ड।